मानव ने क्या खूब रचा, खिलौनों का अद्भुत संसार। बचपन के हाथ थमा दी खुशियों सपनों की पतवार। कोई नाचता गाता चाबी से, किसी में बिजली की रफ्तार। रिमोट से उड़ नापे आकाश, दिखाए करतब और चमत्कार। गुड्डे गुड़ियों से आगे अब सुपर हीरोज की जय जयकार। खिलौनों की नई दुनिया हुई अंतरिक्ष के पार। बचपन के सबसे करीबी और सबसे प्रिय संगी साथी होते हैं खिलौने। भारत सहित विश्व की पौराणिक कथाओं और प्राचीन साहित्य में खिलौनों का उल्लेख मिलता है। परंतु काल परिवर्तन के साथ खिलौनों के रंग रूप, आकार प्रकार और स्वरूप में बदलाव आता गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधुनिक दौर में खिलौनों का अपना एक विज्ञान है। बच्चों के लिए सुरक्षित खिलौनों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की संस्था भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनेक महत्वपूर्ण मानक विकसित किए गए हैं। खिलौने हालांकि बच्चों के खेलने के लिए है, लेकिन खिलौनों को बनाना बच्चों का खेल नहीं है। खिलौनों की उपयोगिता काफ़ी है, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं। सबसे पहले तो ये बच्चों के कौशल विकास में उपयोगी है। समय को भी ये काफ़ी अच्छा सदुपयोग करने में सहायक होता है और मनोरंजन देता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें खिलौने से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि खिलौने जो खेल रहे हैं उनको चोट पहुंचा सकते हैं। बच्चा कभी कभी मुंह में भी खिलौना ले लेता है। टॉक्सिसिटी, जिसको कि हम कहते हैं कि नुकसानदायक हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक, आजकल बहुत सारे खिलौने विद्युत से चलने वाले हैं, बैटरी से चलने वाले हैं, उससे झटका भी लग सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खिलौनों के सिर्फ एक शब्द से कि सिर्फ ये खेलने की चीज़ ही है, ये मानते हुए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि खिलौने बनाते समय ऐसी कोई उसमें वस्तु ना हो या कोई ऐसी धारदार चीज़ ना हो जिससे कि खेलते समय उससे चोट पा सके या उसको हानि हो सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा शब्द वो है गुणता का, यानी कि क्वालिटी। जो बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं और जो माँ बाप खिलौनों को परचेज़ करते हैं, यानी कि खरीदते हैं बच्चों के लिए, और जो दुकानदार इन खिलौनों को बेचते हैं, शायद उन्हें ना मालूम हो कि एक खिलौने में कौन कौन सी चीज़ें गुणवत्ता के ध्यान में रखने के लिए हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए BIS भारतीय मानक ब्यूरो अपना एक अहम भूमिका अदा करता है। भारतीय मानक ब्यूरो कई कार्य करता है, जिसमें मुख्य है मानक बनाना, दूसरा है कन्फॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम, मानक प्रमाणन प्रक्रिया, जिसके द्वारा हम ISI मार्क को उपयोग में लाने के लिए ISI के लाइसेंस हम प्रदान करते हैं, और तीसरे उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए टेस्टिंग करना। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा खिलौनों के लिए बनाए गए मानकों के बारे में हमारा जो मानक बनाने वाला विभाग है वो बताएगा कि कौन कौन से मानक बनाए गए हैं, और उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और टॉक्सिसिटी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उत्पादकों के लिए प्रमाणन विधि क्या है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो की अपनी ही एक प्रणाली है जिसके तहत मार्केट से भी खिलौने खरीदे जा सकते हैं और उनकी गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। इससे हमें हमारी जो प्रणाली विधि है उसमें हम विश्वास आता है कि जो उत्पादक अपना खिलौने जो बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता सही पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, उसका हमें आकलन हम करने में सक्षम होते हैं। उससे उन लाइसेंस के नवीकरण में भी सहायता मिलती है। खिलौनों की गुणवत्ता, प्रदर्शन और सुरक्षा में सुधार के लिए इनके निर्माण की प्रक्रिया का मानकीकरण आवश्यक है। BIS इस कार्य को तत्परता और वैज्ञानिकता के साथ कर रहा है ताकि उपभोक्ता खिलौनों की गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति निश्चिंत और आश्वस्त हो सके। बच्चों को टॉयज से खेलना अच्छा लगता है। हर बच्चा अपने खुद का टॉयज से खेलना पसंद करते हैं और अपनी इंटरेस्ट के अनुसार उसे चुनते भी हैं। ज़्यादातर 14 साल या कम उम्र के बच्चे खेलने के लिए टॉयज़ का उपयोग करते हैं। मार्केट में अवेलेबल टॉयज़ में 2 to 5 इयर्स के बच्चों के लिए ज़्यादा टॉयज़ होते हैं। यहाँ तक कि 2 साल और कम उम्र के बच्चों के लिए भी पैसिफायर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा कलरफुल प्लास्टिक्स से मिलते हैं।
टॉयस किसी भी मटेरियल से बनाए जा सकते हैं, यूजुअली मेटल्स, वुड, क्ले, स्टोन, ग्लास, पेपर, क्लॉथ और प्लास्टिक्स जैसे मटेरियल से बनाए जाते हैं। टॉयस में यूज़ होने वाले मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक्स, पेंट और फैब्रिक होते हैं, तो उसमें केमिकल्स ज़्यादा मिलाया जाता है। टॉयस में रिजिडिटी, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेम रेसिस्टेंस जैसे प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए केमिकल्स भी यूज़ किया जाता है। बच्चों को टॉयस चबाने का और चाटने का आदत होते हैं। इस आदत से ज़्यादा टाइम अगर मुंह में टॉय लगा के रखे हैं तो केमिकल्स उनकी बॉडी में जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं। कभी कभी ब्रांडेड टॉयस के साथ खेलने भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। उनमें यूज़ हुआ केमिकल्स अगर टॉक्सिक है तो अस्थमा, लंग प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस केमिकल्स का क्वालिटी और क्वांटिटी अगर जांच किया जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स कम हो सकता है। खिलौनों के साथ मासूम और नासमझ बच्चे खेलते हैं और कई बार खेल खेल में इन्हें गले लगाते हैं, प्यार करते हैं या रंगों से आकर्षित होकर चाट भी सकते हैं। इसलिए खिलौनों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों, रंगों आदि का रासायनिक रूप से सुरक्षित रहना आवश्यक है। जहरीले केमिकल्स के प्रभाव से बच्चों का शरीर अधिक कमजोर हो जाता है। ये व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि रक्त में लेड या कैडमियम का कोई भी स्तर बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए। लेड का उपयोग अक्सर पीवीसी उत्पादों में स्टेबलाइजर के रूप में और पेंट्स, रबर्स, प्लास्टिक्स और सिरेमिक्स में पिगमेंटेशन के लिए किया जाता है। कैडमियम एक भारी धातु है जिसका उपयोग पीवीसी में स्टेबलाइजर के रूप में और प्लास्टिक्स और पेंट्स में कोटिंग्स और पिगमेंट्स के रूप में किया जाता है। पारा एक धातु तत्व है और इसका उपयोग अक्सर स्याही, एडेसिव्स और कैटलिस्ट के रूप में किया जाता है। आर्सेनिक एक ऐसा तत्व है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड्स में मौजूद हो सकता है। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक आर्सेनिक कंपाउंड है और यह मुख्य रूप से एक वुड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में उपयोग किया जाता है। थैलेट्स औद्योगिक रसायनों का एक समूह है जो कई उपभोक्ता उत्पादों में फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस जोड़ता है, जिसमें बच्चों के खिलौने भी शामिल हैं। इसीलिए बच्चों के लिए खिलौने खरीदते समय टॉक्सिसिटी और सुरक्षा के पहलू दुनिया भर में माता पिता के बीच एक बड़ी चिंता बन गए हैं, जिन्हें पर्यावरणीय खतरों के रूप में भी गिना जा सकता है। अधिकांश बच्चे और माता पिता आमतौर पर इन सुरक्षा उपायों पर विचार किए बिना कलर्स, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और मूल्य के अनुसार खिलौनों का चयन करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने बच्चों को रसायनों और चोट लगने की संभावना से सुरक्षित रखने के लिए 10 विशिष्ट मानक विकसित किए हैं। प्रत्येक मानक खिलौनों को किसी एक जोखिम से निरापद और सुरक्षित बनाता है। टॉय सेफ्टी बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों को यह सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए ताकि वे टॉक्सिक केमिकल्स, फिजिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के संपर्क में न आएं, भारतीय मानक ब्यूरो ने 10 भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं। IS 9873 के 9 पार्ट्स खिलौनों के फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल तथा फ्लेमेबिलिटी से संबंधित सुरक्षा पहलुओं को ध्यान में रखकर प्रकाशित किए गए हैं और IS 15644 बच्चों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रदान करते हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय मानक ISO तथा IEC द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य रखते हैं। IS 9873 पार्ट 1 बच्चों को फिजिकल तथा मैकेनिकल हैजार्ड से सुरक्षा प्रदान करता है। इस मानक में दी गई रिक्वायरमेंट्स आयु वर्ग के अनुसार स्पेसिफाई किए गए हैं। IS 9873 पार्ट 2 में ज्वलनशील पदार्थों की कैटेगरी दी गई है जो कि टॉयज़ में प्रोहिबिटेड है, जैसे कि सेलुलॉइड, ज्वलनशील गैस, अत्यंत ज्वलनशील तरल पदार्थ और ज्वलनशील जेल खिलौनों के बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता। IS 9873 पार्ट 3 खिलौनों में टॉक्सिक एलिमेंट्स जैसे कि एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, लेड, पारा और सेलेनियम की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट करता है। कुछ टॉयज़ तथा चिल्ड्रंस प्रोडक्ट को बनाने में थैलेट एस्टर का प्रयोग होता है जो कि हैजार्डस होता है। इन थैलेट एस्टर से बच्चों की सुरक्षा के लिए IS 9873 पार्ट 9 में थैलेट एस्टर की मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट को दर्शाया गया है। यह मानक उन खिलौनों और बच्चों के उत्पादों पर लागू होता है जो कि प्लास्टिक, टेक्सटाइल्स, कोटिंग्स तथा लिक्विड से बने होते हैं। आजकल अनेक खिलौने बैटरी या बिजली से ऊर्जा प्राप्त करके प्रदर्शन करते हैं, परंतु बिजली का उपयोग बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। यदि बिजली वाले खिलौनों का निर्माण तय मानकों के अनुसार किया जाए तो बच्चों के सुरक्षित रहने का
विश्वास उत्पन्न होता है। भारतीय मानक 15644, जिसकी स्थापना विद्युत खिलौनों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2006 में की गई। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक खिलौने जैसे कि छोटे बटन सेल से चलने वाली लाइटों से लेकर रेड एसिड सेल से चलने वाली कार के परीक्षण का विवरण दिया गया है। इस मानक का प्रमुख उद्देश्य खिलौनों के साथ खेलते समय जोखिम को कम करना है, विशेष रूप से वो जोखिम जो उपयोगकर्ताओं के लिए स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर बच्चे खिलौनों के प्रयोग करते समय वयस्कों की तरह सावधान नहीं रहते हैं, इसलिए मानक उसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह मानक सुनिश्चित करता है कि खिलौनों की विद्युत सुरक्षा आवश्यकताएं जैसे कि बिजली की खपत, परावैद्युत सामर्थ्य, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण, बैटरी की सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और खिलौनों आदि में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर इत्यादि का पूर्ण रूप से समुचित है। इसके अलावा इस मानक में विद्युत खिलौनों के यांत्रिक सुरक्षा पहलू जैसे कि हीटिंग, यांत्रिक शक्ति, असामान्य संचालन, गर्मी और आग का प्रतिरोधन की क्षमता के मापने का विवरण का भी समायोजन किया गया है। प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए सुरक्षित खिलौनों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS एक्ट 2016 और उसके अंतर्गत रूल्स और रेगुलेशंस के तहत काम करता है। इसकी धारा 16 के तहत ये प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि वह किसी भी प्रोडक्ट को नेशनल इंटरेस्ट में, हेल्थ और एनवायरनमेंट सेफ्टी के कारणों से, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किसी भी प्रोडक्ट को कंपलसरी सर्टिफिकेशन में ला सकती है, यानी उनके ऊपर ISI मार्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी के तहत DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने टॉयज़ को कंपलसरी सर्टिफिकेशन में लाया है। इसका अर्थ है कि ISI मार्क लगाना टॉयज़ के ऊपर अनिवार्य है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो टॉयज़ का है, इसमें ये कहा गया है कि सेफ्टी ऑफ टॉयज़ के लिए जितने भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स बने हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी है और BIS लाइसेंस लेकर उस पर ISI लगाना भी अनिवार्य है। ये जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है ये 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो गया है, लागू हो चुका है, एप्लीकेबल है। तो इसलिए जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं यानी खिलौने जितने भी हैं उनको 1 जनवरी 2021 के बाद से उन पर ISI मार्क होना ज़रूरी है। तो जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनसे मैं यह निवेदन करूंगा कि जब भी वो अपने प्रियजनों के लिए अब भविष्य में खिलौना खरीदें तो वो देखें कि वे ISI मार्क है या नहीं है। BIS एक्ट 2016 की धारा 17 के तहत यह भी कहा गया है कि जो नोटिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनका मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, सेल, एग्जिबिट फॉर सेल, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन यह सारा वर्जित है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय अपराध है, जिसके लिए फाइन भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है और दोनों भी किए जा सकते हैं। DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने एक अमेंडमेंट भी इशू किया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के लिए, जिसमें कुछ उन्होंने रिलैक्सेशंस दिए हैं कुछ हमारे जो टॉयज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको। जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स में रजिस्टर्ड है और उनके बनाए गए जो खिलौने हैं उनको इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से अलग रखा गया है, उनके ऊपर ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू नहीं होगा। और इसी तरह से जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स और आर्टिसंस हैं जो हमारे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के रजिस्ट्रार के यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनको भी इस प्रावधान से अलग किया गया है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स दो कैटेगरीज हैं इनके लिए ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हमारा लागू नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे पैकिंग यूनिट्स हैं हम लोगों ने इसको भी अपने दायरे में लिया है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, पहले ये हमारे दायरे में नहीं था। अंत में मैं ये अपील करना चाहूँगा हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स से कि वो ये ध्यान रखें कि ये 1 जनवरी 2021 से हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है लागू हो चुका है। तो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो आएँ और भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लें। हमारे लाइसेंस लेने की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही आसान है। एक एप्लीकेशन उन्होंने ऑनलाइन सबमिट करनी है और हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग कैपेबिलिटी को देखने के बाद और प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी को इंश्योर करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो उनको लाइसेंस देगा, ताकि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का वायलेशन ना हो। इसलिए जल्द से जल्द इस लाइसेंस को लिया जाए। और जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जब भी खिलौना वो खरीदें तो ISI मार्क चिन्हित वो होना चाहिए। उनको किसी प्रकार के अगर कंज्यूमर उन्होंने अभी हमें कोई फीडबैक देना है किसी प्रकार का, कोई उनका कंप्लेंट है तो www.gov.in पे आप हम लोगों को कंप्लेन कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे।
खिलौनों पर ISI मार्क की अनिवार्यता के साथ ही लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सहज और सरल बना दिया गया है। टॉयज़ के ऊपर जो लाइसेंस BIS देता है वो एज पर स्कीम 1 ऑफ कंफॉर्मिटी असेसमेंट रेगुलेशंस 2018 के तहत दिया जाता है, जिसमें हम हर टॉय के ऊपर उसकी सेफ्टी को प्रमाणित करते हुए ISI मार्क लगाते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारा एक लिंक है वेबसाइट पे जिसको 10 स्टेप्स ऑन टॉयज़ सेफ्टी ऑफ टॉयज़, जो कि दोनों हिंदी व इंग्लिश में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट मैनुअल भी होता है जो कि एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट होता है, जो हमारी वेबसाइट में प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में अवेलेबल है। उसमें अगर आप ढूंढेंगे IS 9873 प्रोडक्ट मैनुअल आपको मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी सहायता होगी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। हमारा लाइसेंस देने का जो प्रोसेस है वो हमारा टोटली डिजिटल है। हम लोग manak-online.in के द्वारा ही लाइसेंस देते हैं। अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारी जो भी जानकारी या सूचना हमें देनी है वो आप हमारी पोर्टल manak-online.in पर दे सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.bis.gov.in, आप वहाँ जाकर भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वेबसाइट manak-online.in पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको पहला कदम ये उठाना है, manak-online.in पर जाकर आप अपना एक लॉगिन ID बनाएंगे। उसके बाद जो भी जानकारी हमारे वो वेबसाइट आपको गाइड करती रहेगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। हम जितने भी टॉयज़ हैं उनकी सेफ्टी के लिए 2 इंडियन स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत लाइसेंस ग्रांट करते हैं। नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज़ के लिए IS 9873 पार्ट 1 और इलेक्ट्रिक टॉयज़ के लिए IS 15644। जब आप अपना वहाँ पर लॉगिन डालेंगे उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको किस IS के अंडर लाइसेंस लेना है। तब अगर आप नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज़ बनाते हैं तो आप 9873 पार्ट 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक टॉयज़ बनाते हैं तो आप IS 15644 के तहत उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर जो भी जानकारी, जैसे आपका प्लांट की लोकेशन क्या है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, आपका रॉ मटेरियल क्या है, आपके पास क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल हैं, वो आपसे पूछता जाएगा और आप वहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। हमारे 2 तरीके हैं लाइसेंस ग्रांट करने के। एक है नॉर्मल प्रोसीजर ऑप्शन 1, यानी कि आपने अपना सब कुछ अपलोड कर दिया, आपने बता दिया, आपने अपनी टॉय की ड्राइंग दी, आप कौन कौन से टॉयज़ बनाते हैं। हम वो सारी जानकारी लेके विदिन 10 और 15 डेज़ आपके प्रेमिसेस पे आएंगे। आपकी सारी जानकारी को एक बार दोबारा डबल चेक करेंगे कि हाँ, जो आपने डिक्लेयर किया था वो सब आपके पास है। मान लीजिए आपके पास वहाँ पर कुछ नहीं है या कुछ आपने शायद गलती से कर दिया था, तो वो भी प्रावधान है कि हम वहीं के वहीं आपसे चेंज कराएंगे। हमें अगर आपका सब कुछ सही लगा, हम आपका सैंपल ड्रॉ करेंगे, उसको एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट लैब में भेजेंगे। जब उसकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम आपको लाइसेंस ग्रांट करेंगे। इस प्रोसीजर में अमूमन 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन आजकल हम लोग थोड़ा जल्दी विज़िट करते हैं और अगर टेस्ट रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाए तो हम और जल्दी भी लाइसेंस ग्रांट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ऑप्शन 2, यानी सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। उसमें फ़र्क ये है कि पहले आपने अपना टॉय टेस्ट करा लिया, हमारी ही BIS रिकग्नाइज्ड लैब्स जिसकी सूची हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, वहाँ पे किसी भी आपने लैब से टेस्ट करा लिया, आपका सैंपल पास हुआ, तो आपने जो भी टेस्ट रिपोर्ट है
वो भी अपलोड करनी है जब आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे। हम आपकी सारी जानकारी, आपके पास क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, आपके रॉ मटेरियल क्या हैं, आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट क्या है, वो सब हम वहाँ से लेकर आपके प्रेमिसेस में आके विज़िट करेंगे 10 दिन के अंदर अंदर। हमें सब कुछ ठीक लगा, हम आपका सैंपल ज़रूर ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम उसके पास होने तक का इंतज़ार नहीं करेंगे और हम आपको इमीडिएटली लाइसेंस ग्रांट कर देंगे, क्योंकि आपने एक बार ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट की जांच करा ली। जब भी वो टेस्ट रिपोर्ट आएगी, हम उसके बाद एक रिव्यू करेंगे। अगर वो पास हुआ तो हम आपका लाइसेंस चलने देंगे, अगर वो फेल हुआ तो हम आपका स्टॉप मार्किंग में डालेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है लाइसेंस ग्रांट करने के लिए। हमारी वेबसाइट पे आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध है, इंग्लिश व हिंदी दोनों भाषाओं में। www.bis.gov.in हमारी नॉर्मल जानकारी आपको प्रदान करेगा, और अगर जब आपको लाइसेंस लेना है तो हमारी manakonline.in पे जाइए, वो भी ये जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि हमारी वेबसाइट से भी लिंक्ड है। लाइसेंस की प्रक्रिया सरल होने के साथ ही पारदर्शी भी है। सामान्य तौर से BIS लाइसेंस लेने के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपनी फैक्ट्री के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लगाना ज़रूरी है, पर टॉयज़ के क्षेत्र में माइक्रो स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए BIS ने स्पेशल प्रोविजंस यानी कि विशेष प्रावधान बनाए हैं। माइक्रो स्केल यूनिट्स को अपनी फैक्ट्री में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लगाना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर ही उनको BIS लाइसेंस मिल जाएगा, पर लाइसेंस मिलने के 1 साल के अंदर ही उनको अपनी फैक्ट्री में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लगाना पड़ेगा। जब ऐसे माइक्रो स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ लिस्ट को अपलोड करने के बजाय वो एक डिक्लेरेशन मतलब घोषणा पत्र अपलोड करेंगे। BIS केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मतलब विनिर्माण इकाइयों को ही लाइसेंस देता है, बट टॉयज़ के लिए BIS ने ये डिसीजन लिया है कि टॉय पैकिंग यूनिट्स जो कि बाहर से टॉय कंपोनेंट्स और पार्ट सोर्स करती हैं और केवल उन्हें पैक करती हैं, उन्हें भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मानकर लाइसेंस देगी, इस शर्त पे कि लाइसेंस अप्लाई करते हुए अपने एप्लीकेशन में वो ये प्रूफ हमको सबमिट करें कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ये भी बताएं कि उन्होंने जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अपनी फैक्ट्री में इस्टेब्लिश कर ली हैं। आवेदक को आवेदन जमा करने के 10 दिन के अंदर अंदर ही BIS की इंस्पेक्शन के लिए तैयार होना ज़रूरी है। आवेदन की जांच के बाद किसी भी कमी को आवेदक को मानक ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाता है, जिसे आवेदक को जल्द ही पूरा किया जाना चाहिए। कारखाने का प्रारंभिक निरीक्षण मतलब प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन डेजिग्नेटेड BIS सर्टिफिकेशन ऑफिसर द्वारा किया जाता है, जिसके दौरान आवेदन में घोषित मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को वेरीफाई किया जाता है, और फैक्ट्री के अंदर ही प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने के बाद उस प्रोडक्ट के सैंपल को सील किया जाता है और भारतीय मानक के अनुसार टेस्टिंग के लिए थर्ड पार्टी लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। टॉयज़ की टेस्टिंग डिफरेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की जाती है। ये इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि भारतीय मानक टॉयज़ की विभिन्न रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करते हैं, जैसे कि उनकी फिजिकल और मैकेनिकल सुरक्षा, हेवी एलिमेंट्स जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, थैलेट्स, एस्टर्स, इनकी जो मैक्सिमम लिमिट्स हैं वो क्या होनी चाहिए वो भी घोषित करता है, क्योंकि ये टॉक्सिक एलिमेंट्स बच्चों के विकास को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ एक्टिविटी टॉयज़ लाइक स्विंग्स, स्लाइड्स एक्सेट्रा, इनकी जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी टेस्ट किया जाता है। बच्चों द्वारा उपयोग किए गए फिंगर पेंट्स जैसे कि उनकी pH, उनकी सर्टेन एलिमेंट्स की माइग्रेशन, उनमें प्रेजेंट कलरेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स की भी टेस्टिंग की जाती है। टॉयज़ में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको भी टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि ये टॉयज़ इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट से भी सेफ हैं कि नहीं। फैक्ट्री इंस्पेक्शन और सैंपल टेस्टिंग के आधार पर और एप्लीकेंट द्वारा बाकी शुल्क भुगतान के बाद BIS निर्माता को 1 साल के लिए, 1 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ये लाइसेंस धारी द्वारा नवीकरण आवेदन यानी कि रिन्यूअल एप्लीकेशन और सूटेबल फ़ी जमा करने पर टाइम पे समय समय पे BIS द्वारा रिन्यू या नवीनीकृत किया जा सकता है। लाइसेंस मिलने के बाद भी लाइसेंसी को प्रोडक्ट क्वालिटी पे कंट्रोल यानी नियंत्रण बनाए रखना ज़रूरी है। BIS हर प्रोडक्ट के लिए एक स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग डिफाइन करता है और टॉयज़ के लिए भी ऐसा किया गया है। हर लाइसेंसी को स्कीम ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रेगुलरली फॉलो करना ज़रूरी है।
इसके अलावा BIS फैक्ट्री और मार्केट सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट करता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं द्वारा निर्मित उत्पादों को भारतीय मानक के अनुरूप रखा जा रहा है। फैक्ट्री या मार्केट सर्वेलेंस के दौरान यदि कोई गैर अनुरूपता यानी कि नॉन कन्फर्मिटी पाई जाती है तो निर्माता को एक निर्धारित समय सीमा के अंदर करेक्टिव एक्शंस लेना ज़रूरी है। इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से BIS ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हमारे देश में बच्चों के द्वारा उपयोग किए जा रहे सभी खिलौने सुरक्षित हैं और ये भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे और उनके माता पिता दोनों ही खुशी से और बिना चिंता किए आराम से खेल सकते हैं। BIS इन एक्टिविटीज़ को अपने ब्रांच ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस और हेडक्वार्टर्स से कोऑर्डिनेट करता है। अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी कंज्यूमर या कोई भी अन्य व्यक्ति खिलौनों की स्टैंडर्डाइजेशन या सर्टिफिकेशन के संबंध में किसी भी जानकारी या सहायता की आवश्यकता होती है तो इनमें से किसी भी कार्यालय को BIS वेबसाइट www.bis.gov.in पर दिए गए फ़ोन नंबर्स और ईमेल्स पर कांटेक्ट कर सकता है। तय मानकों के अनुरूप खिलौनों की वैज्ञानिक जांच परख के लिए BIS ने एक विशेष परीक्षण प्रयोगशाला विकसित की है। ये आधुनिक जांच उपकरणों व मशीनों से युक्त सुविधा है जहां वैज्ञानिक खिलौनों की सामग्री, रंग, डिजाइन आदि की गहरी पड़ताल करते हैं। प्राप्त परिणामों के मानकों में तय पैरामीटर्स के आधार पर जांचा जाता है और पूरी तरह से संतुष्ट होने पर ही लाइसेंस देने की सिफारिश की जाती है। केंद्रीय प्रयोगशाला भारतीय मानक ब्यूरो की 8 प्रयोगशालाओं में से सबसे बड़ी लैब है। यहाँ पर 700 से अधिक उत्पादों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और रेफरल एसे लैब, जहाँ की सोने की गुणवत्ता की जांच की जाती है, इन सभी का परीक्षण किया जाता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा खिलौनों की गुणवत्ता के मद्देनज़र खिलौनों के ऊपर ISI मार्क को अनिवार्य किया गया है, जिसको कि 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया है। इसी के मद्देनज़र भारत सरकार की इस मुहिम को कामयाब बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरणों की सहायता से टॉयज़ की टेस्टिंग की एक लैब की स्थापना की गई है, जिसमें IS 9873 पार्ट 1 से लेके IS 983 पार्ट 9 के अनुसार नॉन इलेक्ट्रिकल टॉयज़ की टेस्टिंग की जाती है और IS 15644 के अनुसार इलेक्ट्रिकल टॉयज़ की टेस्टिंग की जाती है। इसमें खिलौनों की सेफ्टी, उनकी ज्वलनशीलता और केमिकल्स की जांच उपयुक्त मानकों के अनुसार की जाती है। ये परीक्षण सुविधा 6 जनवरी 2021 से संचालित की गई है। ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, जिसका कि उपयोग सभी उत्पादकों द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि भारतीय सरकार के वोकल फॉर लोकल की मुहिम में सहायता मिलेगी। केमिकल टेस्टिंग लैब। भारतीय मानक ब्यूरो की केंद्रीय प्रयोगशाला में हम लोग केमिकल टेस्टिंग करते हैं खिलौनों की। इसमें मौजूद केमिकल तत्व जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं, उसकी टेस्टिंग यहाँ की जाती है। इसमें 8 एलिमेंट मौजूद होते हैं। अगर बच्चा उसको मुंह में ले लेगा तो बहुत सारी उसमें बीमारियां जन्म ले लेंगी। उस बीमारियों को ख़त्म करने के लिए या उसकी एक लिमिट सेट की गई है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में, जो कि हम लोग केमिकल तकनीक से उसको जांचते हैं। Migration of certain elements. टेस्टिंग ऑफ टॉयज़ इंडियन स्टैंडर्ड 9873 सेफ्टी ऑफ टॉयज़ के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसका पार्ट 3 माइग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स कुछ स्टमक एसिड में सॉल्युबल एलिमेंट्स और उनकी अधिकतम लिमिट के बारे में बताता है। सरल भाषा में अगर समझें, अगर कोई बच्चा खिलौने के किसी पार्ट को निगल लेता है तो जब वह स्टमक एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कुछ एलिमेंट्स स्टमक एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं और बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की हैबिट जो है वो छोटे बच्चों में 15 महीने तक सबसे ज़्यादा देखी जाती है और अप टू 6 ईयर्स तक रहती है और उसके बाद ये ना के बराबर हो जाती है। अगर मैं खिलौनों की परीक्षण के बारे में बात करूं तो ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि खिलौनों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, लगभग 6 mm के पीसेज में तोड़ा जाता है और फिर उसको
एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है और वो कंडीशन देने की कोशिश की जाती है जो हमारे स्टमक में स्टमक एसिड देता है, और फिर उसको 37 डिग्री पर शेकर वाटर बाथ में रखा जाता है। 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है और 2 घंटे तक उस टेम्परेचर पर हम उसको रखते हैं। 1 घंटा विथ शेकिंग रखते हैं और 1 घंटा विदाउट शेकिंग रखते हैं, और उसके बाद हमें इन एलिमेंट्स को जो एसिड में सॉल्युबल हो गए हैं उसको इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड के थ्रू हमें टेस्ट करना होता है। तो इंस्ट्रूमेंट पे जाने से पहले उस सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन जरूरी है, जो कि हम फिल्ट्रेशन टेक्निक पर 0.45 माइक्रोन से करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम सेंट्रिफिकेशन टेक्निक भी यूज़ करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं ICP OES, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। इस इंस्ट्रूमेंट में जो आयोनाइजेशन सोर्स है, जो एनर्जी सोर्स है, वो प्लाज्मा होता है जिसका टेम्परेचर 10,000 K के आसपास होता है। और इसके बाद इस एनर्जी सोर्स के कांटेक्ट में आने के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स हाई स्टेट में चले जाते हैं, एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और उसके बाद जब वापस ग्राउंड स्टेट पर आते हैं, उस समय जो एनर्जी को वो इमिट करते हैं उस स्पेक्ट्रम को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसके आधार पर उनकी क्वांटिटी का पता चलता है। इस इंस्ट्रूमेंट पर 2 टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। पहली है एक्वस टेक्निक, जिसमें हम 4 एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, बेरियम, क्रोमियम, कैडमियम एंड लेड। दूसरा टेक्निक है हाइड्राइड टेक्निक, जिस पर हम 4 एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, मर्क्यूरी, सेलेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय मानक में राइड ऑन टॉय की अधिकतम गति सीमा को निर्धारित कर दी गई है। इस स्पीड टेस्टर की मदद से हम खिलौने की अधिकतम गति सीमा को टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम सबसे पहले खिलौने पे 25 किलो का वजन रखते हैं। उसके बाद इन और आउट सेंसर के बीच से इस खिलौने को हम अधिकतम गति से पास करते हैं। इन और आउट सेंसर से अधिकतम गति से पास होने के बाद इसकी जो गति होती है वो इस मशीन की डिस्प्ले पे दिख जाती है। हमारे भारतीय मानक के अनुसार खिलौने की अधिकतम गति 8 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। टेस्ट फॉर स्टीयरिंग ट्यूब। बच्चों द्वारा टॉय स्कूटर को चलाते समय उसके हैंडल पर नीचे और ऊपर की तरफ दबाव पड़ता है, जिससे कि उसके टूटने के चांस रहते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए हम मार्केट में उपलब्ध बच्चों के विभिन्न प्रकार के स्कूटरों के हैंडलों की जांच सुनिश्चित करते हैं। इसमें दिए जाने वाले भार का चयन हम संबंधित भारतीय मानकों के द्वारा करते हैं। टेस्ट हो जाने के पश्चात हम लॉकिंग नट मैकेनिज्म की फेलियर या फिर हैंडल्स के कोलैप्स की जांच सुनिश्चित करते हैं। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फॉर सस्पेंशन एंड कनेक्टर्स। बच्चों के लटकने वाले झूलों में कनेक्टर्स लगे होते हैं, जिसका झूला झूलते समय टूट जाने की संभावना होती है।
यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक झूला है, जिसमें इस तरह के लटकने वाले सस्पेंशन या कनेक्टर्स प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन कनेक्टर्स की मजबूती का टेस्ट करते हैं, जिसे हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट ऑफ सस्पेंशन या कनेक्टर्स कहते हैं। इसमें इनकी भिन्न भिन्न श्रेणी के आधार पर 27 kg से 60 kg तक का लोड लटकाते हैं और इनकी श्रेणी के आधार पर ही हम 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल देते हुए इसे 1,80,000 बार साइकिल चलाते हैं। टेस्ट के दौरान और बाद में इस कनेक्टर्स में होने वाले किसी भी तरह के डिफॉर्मेशन को हम नोट करते हैं। ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फॉर टॉय चेस्ट लिड। बच्चों के ढक्कन वाले खिलौने जो हिंज द्वारा जोड़े गए होते हैं, उसको बार बार खोलने बंद करने से खराबी आ जाती है। इसमें बच्चों के ढक्कन वाले खिलौनों का टेस्ट किया जाता है, जिसे हम ड्यूरेबिलिटी टेस्ट फॉर टॉय चेस्ट लिड्स कहते हैं। इसमें ढक्कन को 7000 बार खोला और बंद किया जाता है। हर बार खोलने और बंद होने की प्रक्रिया 15 सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है। टेस्ट पूरा होने के बाद इसमें हुए किसी भी प्रकार के क्रैक या फ्रैक्चर का अवलोकन किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी एंड वॉल इंपैक्ट टेस्ट। यह टेस्ट काइनेटिक एनर्जी एंड वॉल इम्पैक्ट टेस्ट है, जिसके अंदर खिलौने जैसे कि टॉय गन, क्रॉसबो आदि का टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का 2 पार्ट है। पहले पार्ट में हम इसका प्रोजेक्टाइल का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम इसका प्रोजेक्टाइल का पहले मास निकालते हैं, उसके बाद इस बैलिस्टिक क्रोनोग्राफ की मदद से उसका वेलोसिटी निकालते हैं। मास और वेलोसिटी मिल जाने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हम वॉल इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। वॉल इम्पैक्ट टेस्ट के लिए प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक कलर का यूज़ किया जाता है और वॉल पे फायर किया जाता है, जिससे कि ग्राफ पेपर पे उसका इम्पैक्ट का एरिया आ जाता है। इम्पैक्ट का एरिया मिल जाने के बाद हम काइनेटिक एनर्जी को एरिया से डिवाइड करके काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड में काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का मैक्सिमम लिमिट दिया गया है, ताकि बच्चे अगर किसी दूसरे पे फायर करें तो किसी भी बच्चे को हानि ना पहुंच सके। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल टॉयज। इलेक्ट्रिकल खिलौनों को बच्चों द्वारा खेलते समय बार बार गिरने से टूटने की संभावना रहती है। बच्चों द्वारा खिलौनों को खेलते समय सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि गिर जाने की वजह से कई बार टूट जाते हैं। इस वजह से इस टेस्ट को सिमुलेट करते हुए हम इस पर मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, जिसमें कि इस उपकरण के माध्यम से हम इस पे 0.7 जूल की एनर्जी इस पे लगाते हैं और किसी भी तरह का टूटने का अवलोकन करते हैं। टेम्परेचर राइज टेस्ट। इलेक्ट्रिकल खिलौनों के लगातार चलते रहने से उसके बॉडी पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। यह इलेक्ट्रिक खिलौनों पर किया जाने वाला तापमान वृद्धि परीक्षण है। इसमें खिलौने को उपयोग की सामान्य एवं असामान्य स्थितियों में चलाया जाता है एवं उसके विभिन्न हिस्सों में होने वाले तापमान वृद्धि का परीक्षण किया जाता है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट। बच्चों द्वारा इलेक्ट्रिकल टॉयज को खेलते समय किसी भी तरह के विद्युतीय खतरे से बचाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। यह इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस टेस्ट उपकरण है। इस उपकरण की सहायता से विद्युतीय खिलौनों के टर्मिनल्स बॉडी पार्ट के बीच 250 वोल्ट AC 1 मिनट के लिए दिया जाता है। तत्पश्चात किसी भी प्रकार के इंसुलेशन फेल्योर का अवलोकन किया जाता है। इलेक्ट्रिक टॉयज़ को बच्चे काफ़ी समय तक लगातार चलाते रहते हैं, जिसके कारण
टॉयज में इस्तेमाल किए गए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के गर्म होकर आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की आग तथा गर्मी से प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए ये नीडल फ्लेम टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को भारतीय मानक के अनुसार एक निर्धारित तापमान पर निर्धारित समय के लिए जलाते हैं तथा प्रतिरोधक क्षमता जांचते हैं। टेस्ट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सर्टेन टॉयज। छोटे बच्चों को खिलौनों या उसके हिस्सों को बार बार मुंह में डालने की आदत रहती है। इससे उनको नुकसान पहुंच सकता है। यह टेस्ट उन खिलौनों के लिए जो कि बच्चे अपने मुंह में डाल लेते हैं और इससे उनको हानि पहुंच सकती है। भारतीय मानक में विभिन्न खिलौनों के लिए विभिन्न टेम्पलेट का जिक्र किया गया है, जैसे कि हेमिस्फेरिकल टॉयज के लिए टेम्पलेट बी और नॉन हेमिस्फेरिकल टॉयज के लिए टेम्पलेट ए का यूज़ किया जाता है। इसमें खिलौनों को टेम्पलेट के बीच से गुजारा जाता है और फिर देखा जाता है कि उसकी पूरी गहराई को पार कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई खिलौना टेम्पलेट की पूरी गहराई को पार नहीं कर पाता है तो उसे भारतीय मानक के अनुसार पास माना जाता है। जहां प्रमाणित खिलौने बच्चों के हाथों में खेलने के लिए सुरक्षित हैं, वहीं पर्याप्त गुणवत्ता और खिलौने की सुरक्षा BIS के हाथों में सुरक्षित है।